हरियाणा में मंगलवार का दिन रूलिंग लीडरशिप के लिए बड़ा दिन साबित रहा। बीजेपी के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने अपनी कैबिनेट के साथ सुबह इस्तीफा दे दिया। फिर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने नए सीएम के रूप में शपथ ग्रहण कर ली। नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र से बीजेपी के सांसद हैं। पूरे दिन गठबंधन के साथ ही जेजेपी में टूट की अटकलें भी बनी रही, जिस पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह ने कहा कि एक दिन में यानी कि कल तक पूरी स्थिति साफ हो जाएगी। असल में खबरें हैं कि जेजेपी के 5 विधायक पार्टी की अहम बैठक में नहीं पहुंचे और उनका कुछ पता नहीं चल रहा है। इस बीच कांग्रेस ने खट्टर सरकार को आड़े हाथ लिया। कहा कि नेतृत्व परिवर्तन से साफ है कि सरकार ने अपने वादों पर जनता को निराश किया है। हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना चाहिए। हरियाणा की सियासत में ये उलटफेर बीजेपी की किस रणनीति के तहत है? क्या इसके लाभ पार्टी को मिलेंगे, खास करके उस प्रदेश में जहां कांग्रेस बतौर विपक्ष उसका संगठन भी मजबूत है, मुद्दों को लेकर वो काफी आक्रामक भी दिखती है। खट्टर एक सीएम के रूप में कई असफलताओं से घिरे भी रहे। जेजेपी के पास अब क्या विकल्प है? नमस्कार, आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। मेरा नाम है नेहा शुक्ला। आइए कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। तो खट्टर गए और सैनी आ गए, और क्या ये सब उलटफेर जो है वो बीजेपी की मुश्किलों को दर्शाता है? और सवाल कुछ और है जो हम चाहते हैं कि स्ट्रेट टॉक में उठाए जाएं और इन पर हम अपने पैनलिस्ट के साथ समझने की कोशिश करें। ये सवाल क्या है आपके टीवी स्क्रीन पर इस तरह से हैं कि क्या हरियाणा में बीजेपी का नेतृत्व परिवर्तन चुनाव में लाभ पहुंचा पाएगा? क्या बीजेपी खट्टर के कार्यकाल की असफलताओं से मुश्किल में है? ये इससे झलकती है। क्या ये जो घटनाक्रम है वो किसानों और जाट वोट बैंक को साधने की कोशिश दिखती है? नायब सैनी को सीएम चुना जाना, इसके क्या मायने निकाले जाएं, खास करके तब जब वो ओबीसी वर्ग से आते हैं? क्या बीजेपी ने हरियाणा में ओबीसी कार्ड खेला है, इससे ये समझा जाए? या फिर जो जेजेपी को लेकर बातें हो रही हैं कि वो 2 सीटें मांग रही थी लेकिन बीजेपी नहीं देना चाहती थी, ये क्या वाकई में रिफ्ट है या फिर एक पॉलिटिकल स्क्रिप्ट है, ताकि जो वोट बैंक है, जो जाटों का वोट बैंक है या फिर जो ओबीसी का वोट बैंक है, इसको कैटेगराइज किया जा सके, ताकि कांग्रेस को पर्टिकुलर सीटों पे, कॉन्स्टिट्यूएंसी पर जो है जिस जातीय समीकरण से फ़ायदा मिल सकता था उसमें सेंध लगाई जा सके। हमारे साथ बहुत ही प्रबुद्ध पैनल जुड़ा हुआ है, आइए बातचीत आगे बढ़ाते हैं उनसे। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वेद प्रकाश विद्रोही जी। सर, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका। और हमारे साथ प्रकाश हिंदुस्तानी जी भी हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत आभार। और थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं संदीप चौधरी जी। लेकिन बातचीत शुरुआत वेद प्रकाश सर आपसे करना चाहूँगी। खट्टर का सीएम के रूप में इस्तीफा दे देना, उसके बाद नायब सिंह सैनी नए सीएम का के रूप में उनका शपथ लेना, ये क्या पहले से एक्सपेक्टेड था? एक दिन पहले ही तो स्टेज शेयर कर रहे थे पीएम मोदी के साथ, उनकी तारीफ भी हुई। नेहा जी, आपको, वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश हिंदुस्तानी जी को और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, इस बात की कोई अपेक्षा नहीं कर रहा था कि मोदी के प्रिय खट्टर जी का इस तरह विदाई होगी। उनकी विदाई तो तय थी, पर लग रहा था अक्टूबर 2024 के चुनाव के बाद हरियाणा की जनता ही विदाई करेगी। लेकिन भाजपा ने जिस तरह उनको बेआबरू करके विदा किया है, वो अपने आप में बताता है कि भाजपा पहले ही मान चुकी है कि वो आधा चुनाव तो हम हार चुके हैं। अब जिस तरह डूबती नैया को बचाने के लिए जो मल्ला होता है, नाविक होता है, वो जो अंतिम प्रयास करता है कि वे किसी तरह मेरी नाव बच जाए, वही प्रयास मोदी जी कर रहे हैं। अब खट्टर जी कि कल ही तो गुड़गांव के अंदर मुख्यमंत्री जी, अपने प्रधानमंत्री जी बड़े गीत गा रहे थे, दोनों एक दूसरे की मित्रता की बात कर रहे थे, पर एक लगा था मुझे कि कुछ ना कुछ होने वाला है। उसका कारण है कि गुड़गांव में भीड़ बहुत कम आई थी, सरकारी लोग थे, बाकी जनता आई नहीं। और जो इन्होंने मोहन यादव को जो अपने
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनको भेजा था यादव बेल्ट में। महेंद्रगढ़ भी गए थे वो, गुड़गांव भी गए थे, मुट्ठी भर लोग उनके लिए इकट्ठे हुए। जी। तो खट्टर जी, मुख्य प्रधानमंत्री जी को यह एहसास हो चुका था कि चाहे आप कितने सालों मीडिया इवेंट कर कर खट्टर जी की महिमा मंडन करो, आम जनों के अंदर खट्टर जी की कोई साख नहीं बची है। किसान नाराज, ग्रामीण लोग नाराज, सरकारी कर्मचारी नाराज, महिलाएं नाराज, मजदूर नाराज, उनसे कोई भी खुश नहीं है। ऐसा एहसास मोदी जी को हो गया था, इसलिए उनको बदलना था। दूसरा, राहुल गांधी जी तेजी से पिछड़े वर्ग की बात उठा रहे हैं, ओबीसी जनगणना की बात उठा रहे हैं, उससे भी इनमें डर था। क्योंकि हरियाणा का चाहे 2014 का चुनाव था या 2019 का चुनाव था, अगर आप उसका गहराई से अध्ययन करेंगे तो भाजपा ने जाट और गैर जाट के नाम से चुनाव जीता था। अब तो घटनाएं एक साथ हुई है। श्री नायब सिंह सैनी जी का मैं मुख्यमंत्री बनने पर उनको बधाई देता हूं, पर हरियाणा की राजनीति में ओबीसी वर्ग में न तो कोई नायब सिंह सैनी जी की कोई पहचान है, न कोई पकड़ है। ये हरियाणा की राजनीति की वास्तविकता है। उन्होंने नायब सिंह सैनी को इसलिए बनाया कि शायद ओबीसी वर्ग इकट्ठा हो जाए, सैनी समाज इकट्ठा हो जाए। इससे हो सकता है, सैनी समाज तो इकट्ठा हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु हरियाणा में सबसे ज्यादा ओबीसी के बड़े नेता अगर कोई हैं तो वो राव इंद्रजीत हैं, जो 3 लोकसभा क्षेत्रों में जिताने और हराने की हैसियत रखते हैं। और राव इंद्रजीत ने जब कांग्रेस छोड़ी थी तो उन्होंने भी मुख्यमंत्री बनने की चाह में ही कांग्रेस छोड़ी थी, और भाजपा ने उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, यहां तक कि पूरा कैबिनेट मंत्री भी नहीं बनाया। इसका दर्द वो कई बार बयां करते रहते हैं। अब उन सैनी साहब को मुख्यमंत्री बनाने से अहिरवाल में भी निश्चित रूप से इसका इफेक्ट होगा, उल्टा इफेक्ट होगा जी। तो जो यादव वोट कांग्रेस छिटका था वो दोबारा अब कांग्रेस की तरफ आएगा। और एक बड़ी बात जो आपने हमें विश्लेषण करना होगा कि इन्होंने जजपा से गठबंधन क्यों तोड़ा। देखिए, 2 सीट का कोई मामला भी नहीं। मैं आपसे बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, और हरियाणा की राजनीति वाला परिवार बड़ा नजदीकी से जानने के बाद कहता हूं, अगर इनको 1 सीट भी नहीं देते तब भी ये ईडी सीबीआई के डर से इन्हीं के साथ रहते। जो गठबंधन हुआ था वो भी जन भावना के विपरीत हुआ था। तो जजपा का वोटर था, वो किसी भी हालत के अंदर खट्टर को मुख्यमंत्री चाहता ही नहीं था, पर ईडी सीबीआई के डर से वो हुआ था। अजय चौटाला उस समय जेल में थे। आपको याद होना चाहिए, शायद मुझे मालूम नहीं आपको जानकारी है या नहीं है, अब भी अजय चौटाला के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला चल रहा है जी। और वो मामला अंतिम स्टेज में है। उसकी केवल 2-3 गवाहियां होनी है। पर आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, पिछले 5 साल से सीबीआई ने एक डेट नहीं लिए, एक डेट दी, पर 2 या 3 डेट में ही फैसला हो जाना है उस स्टेज में। पर 5 साल में वो मामला वहीं का वहीं खड़ा है, और उस मामले में पुख्ता प्रमाण मौजूद है, इसको जेल होनी है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जेजेपी की जो बात हो रही है जी, सुनिए जी आप, एक मिनट सुन लीजिए, 1 मिनट सुन लीजिए। मोदी चाहते तो बिना इनको 1 सीट दिए भी समझो अपने साथ रख सकते थे, पर उन्होंने क्यों नहीं रखा? उनको लग रहा है कि तुम हार तो रहे हो, अगर तुम इनको अलग लड़वाते हो जजपा को, ये बाकायदा सिक्रेट मोदी की लिखी हुई है और मोदी की सिक्रेट पर ही जजपा चल रही है, अलग लड़वाते हो तो हो सकता है कहीं कुछ ये जाट वोट तोड़े और कांग्रेस को कुछ नुकसान दे। पर हरियाणा की जनता की तरह जानती है, हरियाणा का जाट वर्ग भी जानता, हरियाणा का किसान वर्ग भी जानता है कि ये सारी मिली भगत की लड़ाई है, लूट की लड़ाई है। अगर तुम अपनी वोट इनको दोगे तो उस वोट को देने का मतलब है मोदी भाजपा को मजबूत करना। तो जितनी चालाकी मोदी दिखा रहा है उससे ज्यादा हरियाणा का किसान भी बहुत समझदार है, मोदी को करारा सबक सिखाएगा
और कोई आश्चर्य नहीं होगा कि 10 की 10 सीट हार जाए। प्रकाश सर, जिस तरह से बीजेपी ने अपना नेतृत्व परिवर्तन कर दिया, मध्य प्रदेश में भी हमने यही देखा कि वहां पर शिवराज सिंह चौहान की सरकार को लेकर जो नाराजगी थी लोगों के बीच में, और वहां भी कांग्रेस विधानसभा चुनाव की मैं बात कर रही हूँ काफी कॉन्फिडेंट लग रही थी। राहुल गांधी ने तो ऐलान कर दिया था कि हम जीत रहे हैं, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से हार हुई और उसके बाद बीजेपी ने जिस तरीके से अपने सीएम का चयन किया, हरियाणा में वही प्रयोग और ये प्रयोग यहाँ पर लोकसभा चुनाव में सफल हो जाएगा, क्या आप उससे जोड़कर देखेंगे या फिर आपका अपना खुद का आकलन क्या है? धन्यवाद नेहा जी। अभी वेद प्रकाश विद्रोही जी ने बहुत बढ़िया बातें कही, उन्होंने बहुत अच्छा विश्लेषण किया और बताया कि कांग्रेस की रणनीति क्या हो सकती है। देखिए, बीजेपी जिस तरह के प्रयोग करती रहती है, उसने ऐसा ही प्रयोग गुजरात में किया था, ऐसा ही प्रयोग उत्तराखंड में किया था, वहां वो कामयाब रही। लेकिन जब उसने ऐसा ही प्रयोग कर्नाटक में किया तो कर्नाटक में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, बीजेपी को। जी मध्य प्रदेश और कर्नाटक में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है जी। तो बीजेपी इस तरह के प्रयोग 2 राज्यों में कर चुकी है, गुजरात में कर चुकी है, जब सरकार उसकी थी तो उसका मुख्यमंत्री बदला, उत्तराखंड में बदला, और कर्नाटक में कोशिश की लेकिन हार का सामना करना पड़ा। मध्य प्रदेश में उसने शिवराज सिंह चौहान को इसलिए हटाया कि शिवराज सिंह चौहान लगभग 18 साल तक सीएम रहे, एक एंटी इनकम्बेंसी रही, और ऐसी ही हालत खट्टर सरकार के बारे में थी। वहां भी हरियाणा में भी कुछ ऐसी स्थिति थी कि लोग नाराज हुए। इसका एक पैमाना मैं आपको बताता हूं। लोकसभा चुनाव में, पिछले लोकसभा चुनाव में, 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 58% वोट मिले थे, लेकिन जब विधानसभा के चुनाव हुए तो बीजेपी के वोट घट गए और वो केवल 36% था, यानी 22% वोट घटना एक बहुत बड़ी बात। तो नतीजा ये देखिए कि जिस पार्टी की 10 में से 10 लोकसभा सीटें हों, उस पार्टी को स्पष्ट बहुमत भी नहीं मिल पाया। उसको जननायक जनता पार्टी जेजेपी की बैसाखी का सामना करना पड़ा और बैसाखियों का सामना करना पड़ा। अब बीजेपी को लगता है कि अगर बीजेपी जेजेपी के साथ रहती है तो बीजेपी को नुकसान हो सकता है लोकसभा चुनाव में, ताकि वोटों का ध्रुवीकरण नहीं कर पाएगी, विपक्ष के वोटों का बंटवारा नहीं करवा पाएगी बीजेपी, इसलिए खट्टर को हटाना जरूरी था। हरियाणा बीजेपी के प्रभारी रहे हैं इंदौर के ही हमारे मध्य प्रदेश के नेता, बीजेपी के मंत्री हैं वो कैलाश विजयवर्गीय जी। तो उन्होंने कहा कि ये पहले तय हो चुका था और इसमें कोई नई बात नहीं थी, और ये लगभग 4.5 साल पुराना गठबंधन तोड़ने का फैसला बीजेपी ने किया है, जेजेपी ने नहीं किया। पहले ये लग रहा था कि शायद खट्टर खुद ही इस्तीफा देके फिर नीतीश कुमार 2 बन जाएंगे, लेकिन ऐसा मौका बीजेपी के नेताओं ने नहीं दिया और ये कहा कि जेजेपी की वजह से बदनामी हो रही है, इसलिए हम जेजेपी का साथ छोड़ रहे हैं। देखिए, जिस पार्टी ने लोकसभा की 10 की 10 सीटें जीती हो और 58% वोटों से जीती हो, वो पार्टी भी लोकसभा चुनाव के पहले घबरा रही है। बीजेपी ने हरियाणा को 2 क्लस्टर में बांट दिया है, और एक क्लस्टर में अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल और सोनीपत है और बाकी इलाका दूसरी राज्यों में। तो ये तैयारियां बीजेपी की चल रही है। बीजेपी चाहती है क्योंकि विपक्ष के वोट घट जाएं, बढ़ जाएं और बीजेपी को फायदा हो, लेकिन इसका नुकसान बीजेपी को हो सकता है, इसका अंदाज बीजेपी को है या नहीं पता नहीं, लेकिन अभी वेद प्रकाश विद्रोही जी ने कहा कि हो सकता है बीजेपी को इसका नुकसान हो। बीजेपी के 2-3 कारण रहे। एक तो ये कि किसान आंदोलन में हरियाणा के किसानों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। खट्टर साहब किसानों को रोक नहीं पाए और कहते हैं कि अमित शाह इस बात से बहुत नाराज थे कि खट्टर सरकार किसानों पर सख्ती नहीं कर पाई, उन्हें रोक नहीं पाई, तो ये भी एक कारण बताया जाता है। जाट और गैर जाट वोटों का बंटवारा एक और कारण, और एक ओबीसी मुख्यमंत्री दिया हमने। बीजेपी ये चस्पा करना चाहती है, देखिए हमने एक ओबीसी मुख्यमंत्री और दिया है, मध्य प्रदेश में ओबीसी मुख्यमंत्री दिया है, वहां भी हमने ओबीसी दिया है। तो कांग्रेस जिस ओबीसी के मुद्दे को लेकर जोर शोर से उछाल रही है, जाति जनगणना की बात करें तो यहाँ भी कांग्रेस को चुप कराने की कोशिश है।
यानी आप देखेंगे कि एजेंडा कांग्रेस तय कर रही है और बीजेपी कांग्रेस के एजेंडे के मुताबिक एक्ट कर रही है। खट्टर सरकार को हटाना, ये कांग्रेस का एजेंडा ही था कि हम इंडिया गठबंधन के लोग लड़ेंगे, वहां पे कितनी सीटें लाएंगे। एक और बात बीजेपी के बारे में बार बार कही जाती है, वो ये है कि बीजेपी एक बहुत विश्वसनीय राजनीतिक सहयोगी नहीं है, ये बात भी कही जाती है। हालांकि बीजेपी के लोग कहते हैं कि हम तो बड़े वफादार हैं, हमने मायावती जी के साथ भी वफादारी निभाई, ठाकरे परिवार के साथ वफादारी निभाई, चौटाला परिवार के साथ भी वफादारी, सबके साथ हम वफादार हैं। लेकिन बीजेपी के नेता ऐसे हालात तैयार कर देते कि मायावती को भी दूर जाना पड़ता है, ठाकरे परिवार को भी दूर जाना पड़ता है, जो तृणमूल कांग्रेस कभी एनडीए का हिस्सा थी वो भी अब उससे अलग है। तो बीजेपी अपने फैसले अपने तात्कालिक लाभ देखकर करती है, कि उसकी वैचारिक प्रतिबद्धता कहीं नहीं होती। उसे लगता है कि बीजेपी को फायदा है तो ये काम कर लो, बीजेपी को यहाँ फायदा नहीं है या कम फायदा है तो गठबंधन तोड़ दीजिए। सोचिए कि जब भारतीय जनता पार्टी के केवल 2 सांसद थे, तब लोकसभा में शिवसेना बहुत बड़ी पार्टी हुआ करती थी, शिवसेना बड़ा भाई थी लोकसभा में, बीजेपी छोटा भाई था। लेकिन जब चुनाव हुए और शिवसेना के नेता को मुख्यमंत्री बनाने की बात आई तो बीजेपी ने कहा कि देखिए हमारे ज्यादा विधायक है तो मुख्यमंत्री हमारा ही बनेगा। जी। उद्धव ठाकरे को बीजेपी मुख्यमंत्री पहले ही बनने देती तो शायद महाराष्ट्र में बीजेपी की मुश्किलें नहीं होती। लेकिन बीजेपी तात्कालिक लाभ देख रही है, दीर्घकालिक लाभ नहीं देख रही है। हालांकि पिछले चुनाव के नतीजे देखो लोकसभा के, और बीजेपी ने जिस तरीके से धन बल बाहुबल सब जुटा रखा है, उससे भी देख तो बीजेपी के बारे में एक बात और कही जाती है कि बीजेपी अपने लोगों, जैसे एक नेता थे उपेंद्र जी, उनकी सीडी आ गई, उपेंद्र रावत जी उनकी सीडी आ गई, तो कहते हैं, कहावत है कि बीजेपी अपने लोगों को सीडी से निपटाती है और विपक्षियों को ईडी से निपटाती है। जी, इस मसले को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। वेद प्रकाश सर, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि दुष्यंत सिंह चौटाला जिस तरीके की पॉलिटिक्स करते नजर आए सरकार में रहते हुए भी, कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनका उदय हुआ था, उनकी पार्टी का उदय हुआ था, अब आप उनको कहाँ देखते हैं? अगर वो बीजेपी से अलग होकर, जो कि बहुत पहले ही स्पष्ट हो गया था कि चुनाव में वो अलग ही उतरने का फैसला कर चुके हैं, मन बना चुके हैं, पूरी की पूरी जो बिसात है वो पहले से ही तय थी। कितना फ़ायदा कितना नुकसान? और जहाँ तक मेरी समझ है हरियाणा की पॉलिटिक्स की, मुझे तो लगता है कि सबसे बड़े लूज़र इस समय कोई है तो वो दुष्यंत चौटाला है। नेहा जी, आपकी बात का जवाब देने से पहले मैं आदरणीय प्रकाश हिंदुस्तानी जी की बात को पढ़ाऊंगा आगे। उन्होंने बहुत सही बात कही है कि बीजेपी के लिए ईडी और सीडी बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और अगर मैं फ्लैशबैक में जाऊं तो ईडी की जगह आप गुजरात सीआईडी और सीडी, मोदी जी ने गुजरात के सारे नेताओं को सीडी से निपटाया है और गुजरात सीआईडी से निपटाया, जो इनके विरोधी थे और इनसे बहुत सीनियर थे जी। अब ये जब प्रधानमंत्री बन गए तो ईडी और सीडी से निपटा रहे हैं। अब मैं आपकी बात पर आता हूं। कटु सत्य है कि दुष्यंत चौटाला कहीं भी अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी नहीं कर रहे थे। दुष्यंत चौटाला ने तो घुटने टेक रखे थे और हर हालत के अंदर इस सरकार के साथ रहकर चुनाव लड़ना चाहते थे। उन्हें अच्छी तरह मालूम है कि जिस तरह का उसका मतदाता जिसने उनको वोट दी थी, और वो मतदाता पहले दिन से इस बात के सख्त खिलाफ था कि भाई बीजेपी से किसी हालत में भी समझौता नहीं होना चाहिए। इन्होंने मतदाताओं के सामने प्रण लिया था कि हम खट्टर को जमुना पार भेजेंगे, और जो जजपा का मतदाता था वो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि जजपा समझौता कर ले, पर इन्होंने कर लिया। एक सीट के लिए भी तैयार थे वो, ये 2 मांग रहे थे। मैं आपको अंदर की बात बताता हूं, एक सीट के लिए भी तैयार थे कि हिसार,
सोनीपत और महेंद्रगढ़ भिवाड़ी में से कोई एक सीट दे दो। इस एक सीट से इन्होंने अपने भाई को चुनाव लड़वाना था, बस उसके लिए केवल एक सीट मांग रहे थे। पर भाजपा ने इनको एक सीट भी नहीं दी, कि भाजपा अच्छी तरह जानती थी कि इनको सीट देने ना देने से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर इनको यूज करना है तो ईडी के द्वारा, सीबीआई के द्वारा यूज कर कर अलग चुनाव लड़वा कर यूज कर सकते हो तो कर लो। भाजपा की राजनीति है यूज एंड थ्रो की। अब यूज कर कर थ्रो कर दिया। अब बेशक ये चुनाव लड़ ले, दुष्यंत चौटाला का हरियाणा में कोई भविष्य नहीं है, मैं आपसे बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं। और दुष्यंत चौटाला को कोई भी जो उनका मतदाता है वोट देने वाला नहीं है। और कांग्रेस के सामने अब एक खुला मैदान हो गया। जो कांग्रेस कहती थी कि भाई ये जो इनका समझौता है ये केवल गठबंधन नहीं, ठगबंधन है, लूट का है, और भाजपा ये दोनों मिलकर लूट कर रहे हैं और हरियाणा को लूट रहे हैं, उस बात को खुद इन्होंने ही बल दे दिया। क्योंकि एक तरफ तो इन्होंने इसको अलग कर दिया, अब ये भी यही बात कहेंगे जो हम कहते हैं, दुष्यंत एंड कंपनी। और खट्टर जी जिसको ये ईमानदारी का ठेका दे रखा था, पारदर्शिता का, ईमानदारी का, बहुत महान नेता है, बहुत बड़ा जनाधार वाला है और बड़े भारी क्रांतिकारी काम कर रहा है, उस व्यक्ति को चुनाव घोषणा से 2 दिन पहले हटाकर खुद भी ये मान लिया कि वो असफल मुख्यमंत्री है। हाँ, अगर 2-3 महीना, जैसे उदाहरण दिए थे हिंदुस्तानी जी ने, जिनको भी हटाया था वो 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने पहले हटाया था। 2 दिन पहले चुनाव की घोषणा से पहले तभी किसी मुख्यमंत्री को हटाया जाता है। इतिहास में कभी नहीं हटाया आज तक जी, प्रजातांत्रिक इतिहास में। जब ये स्पष्ट हो जाए कि भाई इस मुख्यमंत्री के रहते तो किसी भी हालत के अंदर जनता का समर्थन मिलना ही नहीं है। तो जो कांग्रेस इन पर जो आरोप लगाती थी कि ये किसान विरोधी हैं, लूट करने वाले हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, पर्ची खर्ची लेकर नौकरियां दे रहे हैं और कुशासन चला रहे हैं और 3 जातियों के संघियों को पूरे हरियाणा के अंदर ताकत दे रहे हैं, वो सारी बातें सही सिद्ध हो गई। और दूसरा, जिस ओबीसी का जो इन्होंने कहा है, जो मैं आपको बताना चाहता हूं, अहीरवाल का जो मतदाता था वो बीजेपी के साथ इसी आस में था कि भाई तुम्हारा भी मुख्यमंत्री में नंबर आ जाएगा। इसी बात के लिए इंद्रजीत गए थे। और जो भूपेंद्र यादव जो इनके मंत्री थे, जिनको ये सपना दिखाता था वो लोग कि ये भविष्य का मुख्यमंत्री बन सकता है, और उसको हरियाणा चुनाव समिति का सदस्य भी बनाया था, पर उसको भी राव इंद्रजीत के विरोध के कारण इनको अलवर राजस्थान भेजना पड़ा। अब आप विचारिए, जिस सांसद को इन्होंने राजस्थान से चुनाव लड़वाना था तो उसको हरियाणा की चुनाव समिति का मेंबर किस लिए बनाया था, जो टिकट बंटवारा करती है जी। तो वो इनका भी फेल हो गया। अब जो यादव कम्युनिटी जो सबसे ज्यादा है ओबीसी में और 3 लोकसभा क्षेत्रों के अंदर वो जिताने हराने की स्थिति में रहती है, अब सैनी को बना दिया तो उनकी तो आशाओं पर ही तुषारापात हो गया। उनको तो स्पष्ट लग रहा है कि तुम तो कभी बन ही नहीं सकते। तो ऐसी स्थिति में वो जो ताकत दे रहा था बीजेपी को, अगर आप विश्लेषण करेंगे तो सबसे ज्यादा ताकत तो इस अहीरवाल दक्षिणी हरियाणा से ही मिल रही थी, एक तरफा जी। वो ताकत इनके हाथ से छिन जाएगी। और वो कांग्रेस को जो सबसे कमजोर बेल्ट थी कांग्रेस की, वो जो अहीरवाल, वहां कांग्रेस को अगर ताकत मिलती है तो कांग्रेस तो अजय हो जाती है। तो मुझे लगता है इस सारी राजनीतिक परिस्थितियों में कांग्रेस अगर अपने पत्ते सही ढंग से खेलेगी और सही ढंग से राजनीति करेगी तो बीजेपी कहीं भी जीतने की स्थिति में नहीं होगी। तो मैं अतिशयोक्ति तो नहीं करता, एक आध सीट कहीं जीत जाए तो जीत जाए, वरना बीजेपी का खाता खुलना मुश्किल हो जाएगा लोकसभा चुनाव में, जैसी मुझे दिख रहा है जी। लेकिन कांग्रेस की दूसरी लिस्ट भी आ गई है। इस दूसरी लिस्ट में कमलनाथ के बेटे अशोक गहलोत के बेटे को टिकट मिला है। तो कांग्रेस के उम्मीदवारों के चयन को लेकर पहले भी कुछ आलोचनाएं हुई हैं, तो कहीं ना कहीं प्रकाश जी, मैं इसका भी जवाब दे रहा हूँ। ये आलोचनाएं तो होती रहती है। अगर हरियाणा की बात करोगे आप, तो हरियाणा में परिवारवाद का सारे लोग परिवारवादी बीजेपी ने एमपी बना रखे हैं और उसमें भी कांग्रेस के लोग हैं, तो हरियाणा में उसका कोई असर नहीं पड़ने वाला।
ये केवल मीडिया में कहने की बातें हैं। नहीं, पर कमलनाथ तो बीजेपी पर डोरे डाल रहे थे, वो तो बीजेपी में जाने की फिराक में थे। अगर ऐसे नेता के बेटे को टिकट, मैं व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, मैं परिवारवाद की बात कर रहा हूँ। जी जी जी। जिस परिवारवाद को मीडिया उछालता है उसका जमीनी धरातल पर कोई असर नहीं है, क्योंकि परिवारवाद के लोग कोई परिवारवाद के कारण तो बनते नहीं है, बार बार बनते हैं तो जनता की वोट से ही तो बनते हैं। अगर जनता में उनकी लोकप्रियता ना हो तो कैसे बन जाएंगे? जिसको ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं वो कोई बड़े नेता तो नहीं है, उनके नेतृत्व में 10 लोकसभा सीटें जीतना तो ऐसा हो गया जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही एज अ ब्रांड हरियाणा में जो दिखेंगे और उनके कंधे पर ही यहाँ की सीटों पर जीत जो है अब उसका वो सुनिश्चित होगी। प्रकाश सर, क्या लगता है कि ये जो 5 नाम है, कंवरपाल सिंह गुर्जर हैं, मूलचंद शर्मा है, रणजीत चौटाला हैं, जयप्रकाश दलाल हैं और डॉक्टर बनवारी लाल है, अगर मेरी समझ में देखा जाए तो ये 5 जो कैबिनेट मंत्री हैं, अब बहुत ही सटीक जातीय समीकरण दिख रहा है बीजेपी का। हरियाणा की बात करें तो अनिल विज बड़े नाराज चल रहे हैं। वो नाराज होके उस शपथ ग्रहण में भी नहीं गए, इतने नाराज थे। जब उन्हें पता चला कि उनका पद जाने वाला है, गृह मंत्री रहे हैं, तो बड़े दुखी हुए और उन्होंने कहा कि वो पानी पूरी खाने चले गए और अपने बच्चों के साथ पानी पूरी खाते हुए नजर आए। तो बड़ी विचित्र स्थिति है यहाँ। लेकिन जेजेपी के बारे में एक बात जरूर कहना चाहूंगा, शायद मुझे विश्वास है कि वेद प्रकाश जी मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे कि जेजेपी हरियाणा में एक ऐसी अवसरवादी पार्टी रही है जिसका अपना तो कोई जनाधार था ही नहीं। वो केवल बैसाखियों के सहारे चलना चाहती और यही उसकी कमजोरी साबित हुई। बैसाखियों से चाहिए थी। पिछले लोकसभा चुनाव में 2019 के लोकसभा चुनाव में वो आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर उसने चुनाव लड़ा था, एक भी सीट नहीं जीती। विधानसभा चुनाव में उसे 10 सीटें आई, लेकिन 10 सीटें बड़े ही अलग तरीके से मिली। वो विरोधी लोग थे, वोट कटवा लोगों की वोटों से वो उसके विधायक जीते थे और ऐसा कोई बड़ा जनाधार वो नहीं बना पाई है, इतने हो गए बने हुए। तो ये बात है कि जननायक जनता पार्टी का अपनी आधार वहां नहीं है। अब जो नए मुख्यमंत्री जी बने हैं उन्हें वे खट्टर साहब के खासम खास रहे हैं, बोलचाल की भाषा में कहा जाती है उनकी खास शिष्य रहे हैं। लेकिन सवाल ये है नेहा जी की जब खट्टर जी मुख्यमंत्री बने थे उसके पहले वो भी क्या थे? वो मुख्यमंत्री बने तो वो भी एक चमत्कार। जैसे अब राजस्थान के जो मुख्यमंत्री बने शर्मा जी, वो तो पहली बार के विधायक हैं। तो बीजेपी अपने फैसलों से मतदाताओं को और मीडिया के लोगों को चमत्कृत करने वाली कोई कोशिश जरूर करती कि अरे ऐसा हो गया। जैसे आप फिल्म देखने जाते हैं तो पता चलता है कि हीरो ने कोई ऐसा आकस्मिक कार्य कर दिया कि अपने ही लोगों पे हमला कर दिया, तो लगेगा अरे ये क्या हो गया एनिमल टाइप फिल्म में। तो ये सारी कहानियां बीजेपी इस तरह बनाती है कि वो मीडिया में चर्चा में बनी रहे। हालांकि बीजेपी हरियाणा में 10 में से 10 सीटें वापस जीतना चाहती है, उसका सपना है कि वो दिल्ली की 7 से 7 सीटें जीत जाए, गुजरात की 26 में से 26 सीटें जीत जाए, मध्य प्रदेश की 29 में से 29 सीटें जीत जाए, अभी 28 है, छत्तीसगढ़ की 11 में से 11 सीटें जीत जाए, अभी 9 है। तो बीजेपी के पास दरअसल खोने के लिए ही है, उसके लिए पास पाने के लिए कुछ ज्यादा सीटें हैं नहीं। अब आप बताइए कि जब 26 में से 26 सीटें आपके पास है और लोकसभा चुनाव में आप गए तो आप क्या कर लोगे? इसमें से 27 तो ला नहीं सकते, रहेगी 26 ही। और फिर दक्षिण भारत में आप 100 सीटें ऐसी जहां आप कभी खाता नहीं खोल पाए, मतलब बीजेपी खाता नहीं खोल पाई है, तो वहां पर बीजेपी की सीटें बढ़ने की संभावना है नहीं। केरल की बात करें, केरल में लोकसभा तो क्या विधानसभा में भी बीजेपी अपना खाता नहीं खोल पाई। तमिलनाडु में उसको बैसाखी चाहिए, वो दूसरे के कंधे पर सवार होना चाहती है। कर्नाटक में बीजेपी को हार मिली। तो बीजेपी के सामने चिंता ये, मुख्य चुनौती है कि जो सीटें उसके पास है वो तो कम से कम जीत जाए। देखिए मोदी जी ने और बीजेपी के लोगों ने बड़ा एक वो दारा फेंका है कि हम 370 लाएंगे और 400 पार एनडीए लाएगा। तो 370 कैसे लाओगे भाई?
तो उनका कहना है कि पिछले चुनाव में हमने 303 सीटें जीती थी, 74 सीटों पर हम दूसरे नंबर पे थे। अगर वो दूसरे नंबर वाली सीटें भी हम जीत जाएं तो हमारे पास 370 हो जाएगी, और एनडीए के साथ मिलकर हम 30 सीटें, तो एनडीए के दूसरे दल जीत लेंगे तो 400 हो जाएगी। अब 370 का आंकड़ा बीजेपी बार बार इसलिए बोलते हैं कि वो लोगों को ये याद दिलाना चाहती, मतदाताओं को, कि बीजेपी की सरकार ने ही अनुच्छेद 370A को निष्प्रभावी बनाया था। इसीलिए वो हर बार ये भी बात कहती है कि हम अमित शाह के दावा करते कि हम हर बूथ पर 370 वोट ज्यादा लाएंगे। तो 370 से इतनी मोहब्बत क्यों है? क्योंकि बीजेपी अपना प्रचार करना चाहती है इसके बहाने। अब इसी तरह की बात अगर कांग्रेस करे कि पिछले चुनाव में 52-53 सीटें मिली थी, 94 सीटों पर हम 2 नंबर पे थे, दूसरे नंबर पे थे, हम वो 94 सीटें भी जीत लेंगे और अभी की जीत लेंगे, तो 150 सीटें हमारी हो जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है चुनाव में। आप क्रिकेट खेल को जानती होंगी, क्रिकेट में एक ओवर होता है 6 गेंदों का, और एक बॉल पर 6 रन बनाए जा सकते हैं मैक्सिमम, छक्का मार के। इंदौर में क्रिकेट में हुआ था, इंदौर भारत ऑस्ट्रेलिया का, तो वीरेंद्र सहवाग ने 6 गेंदों पर 6 छक्के मारे, यानी एक ओवर में 36 रन बनाए। अब बीजेपी होती तो कहते देखिए हम एक ओवर में 36 रन बना सकते हैं, 20 ओवर का मैच है, हम एक मैच में 20 ओवर के मैच में हम 720 रन बनाएंगे, तो क्या 720 रन बन सकते हैं क्या? तो ये बड़ी हास्यास्पद बातें हैं। दावा करना अलग होता है, असलियत अलग होती है जी। लेकिन कहीं ना कहीं एक बात इस उलटफेर से जो है बिल्कुल साफ हो गई है कि जदयू को ले ले, जयंत चौधरी की पार्टी को ले ले, और अब जेजेपी को ले ले, और अलग दूसरे राज्यों का भी उदाहरण देखें तो बीजेपी के साथ जो गठबंधन में है, उन सभी राजनीतिक दलों का जो राजनीतिक भविष्य है वो कहीं ना कहीं मुश्किल में या फिर सिकुड़ता हुआ भी नजर आ रहा है। वेद प्रकाश विद्रोही जी, मैं आपसे समझना चाहूँगी, ये जो 5 कैबिनेट के मंत्री चुने गए हैं जिन्होंने शपथ ली है, जातीय समीकरण के हिसाब से बिल्कुल सटीक? देखिए, भाजपा का सारा जो चुनावी खेल है वो जाट और नॉन जाट पर है जी। भूपेंद्र हुड्डा सरकार के खिलाफ अन्य जातियों में रोष था, जिसको बीजेपी ने 2014 में भुना लिया जी। और ये बात मैंने 2009 में ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कही थी, और बाकायदा बयान देकर कही थी। उस समय में कांग्रेस का इकलौता प्रवक्ता होता था, सरकार का भी, पार्टी का भी, और इसी बात पर मेरा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का विवाद हुआ था जी, कि आप अपने कोर वोटर को खो रहे हैं और एक ऐसे वोट की तलाश में है जो आपका मूल वोटर नहीं है। पर हमारी बात नहीं मानी गई। उसके दुष्परिणाम स्वरूप बीजेपी को हरियाणा में ताकत मिल गई। खट्टर जी ने, जैसे हिंदुस्तानी साहब ने कहा कि कोई नहीं जानता था, खट्टर जी ने ये षड्यंत्र करने में बड़े तेज हैं। इन्होंने हरियाणा के अंदर 2016 के अंदर जाटों का और नॉन जाटों का ऐसा नरसंहार करवाया, ऐसी परिस्थितियां पैदा की, वो जाट आरक्षण के नाम पर जो हुआ था, उससे जाट और नॉन जाट का एक व्यापक ध्रुवीकरण हो गया जी। और व्यापक ध्रुवीकरण की वजह से ये लोग जीत गए जी। में पुलवामा भावनात्मक वोट मिल गई। पर जब चुनाव आया विधानसभा का जी, तो जो ने दी थी उनकी समझ में भी बात आ गया कि ये लोग भी केवल, अगर आप नुक्तियां देखो, गहराई से अध्ययन करोगे ना जी, कि भाजपा की जो मड़ाईदार पोस्ट है वो 3 जातियों के संघियों को मिलती है। हरियाणा के लोगों भी उसमें बहुत, नागपुर की पर्चियों से आते हैं। तो इस बात का एहसास नॉन जाटों को भी हो चुका है और जाट वर्ग तो इनके पहले ही खिलाफ जी है। इस समय समाप्त हो गया स्थिति में जी। इनकी स्थिति में भी सैनी को मुख्यमंत्री बनाया तो भावनात्मक रूप से सैनी समाज इनके साथ आएगा, मैं सहमत हूं जी। और जो दूसरा बड़ा समाज है ओबीसी का,
वो यादव समाज। तो यादव समाज जो इनके साथ एनब्लॉक था, उसमें टूट अगर हो जाती है, तो सैनी समाज अगर इनके साथ एनब्लॉक भी चला गया तब भी ये हार रहे हैं। जी, समय समाप्त हो गया है। की वही राजनीतिक परिस्थिति है, उसमें कांग्रेस को फायदा। और एक लास्ट बात मैं और बताता हूं, जो जजपा की हिंदुस्तानी जी ने कहा वो बिल्कुल सही कहा है जी, वो तो ऑलरेडी पहले ही इनके खिलाफ है, जजपा के साथ है ही नहीं। जी, वो लोग तो खुलेआम कह रहे हैं कि हम इनके साथ हैं, खट्टर जी के साथ हैं। इसलिए जजपा तो के विधायकों को इन्होंने पहले ही तोड़ रखा है। और वो जो विधायक है वो है कौन? वो समय समाप्त हो गया। जी, बाहर के लोग हैं, कुछ कांग्रेस की। जी, समय समाप्त हो गया है, तो बहुत बहुत क्षमा चाहूंगी। जो अपने समय समाप्त हो गया, समय की मजबूरी है, बहुत बहुत क्षमा चाहूंगी। वेद प्रकाश विद्रोही जी, आपका भी बहुत बहुत आभार। प्रकाश हिंदुस्तानी जी का भी बहुत बहुत आभार। और संदीप चौधरी समय के अभाव की वजह से नहीं उपलब्ध हो पाए। तो अब दर्शकों से निवेदन है कि आपको इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई कोई भी शिकायत हो या फिर सुझाव है तो आप हमें अपना फीडबैक email के रूप में भेज सकते हैं info@justbroadcasting.com और neha@justbroadcasting.com पर भी। आपसे दोबारा होगी मुलाकात। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।